हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो वो जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो क्या आपको पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर जो है वो आप कैसे दे सकते हो, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई सेफ्टी प्रोफेशनल्स सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको जो है कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो इसलिए पूछे जाते हैं कि उसको जो है टेक्निकल सेफ्टी के बारे में जो है कितना नॉलेज है वो वहां पर जो है वो चेक कर सके। तो यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जो आपको इंटरव्यू के दौरान जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सीडेंट सेवरिटी रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इल हेल्थ प्रिवलेंस रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वायर रोप जो स्लिंग होती है तो उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रेन की परसेंट कितनी कैपेसिटी जो है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रोप का जो है सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथली जो सेफ्टी रिपोर्ट होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ट्रेनिंग मैनहोवर्स उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल फॉल जो डिस्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लिंग की लोड कैपेसिटी जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैफोल्ड की सेफ वर्किंग लोड जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल इंसिडेंट रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हो गया, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट हो गया, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट हो गया, तो इसको भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट जब हम निकालते हैं तो उसमें जो है 2 लाख जो है एक नंबर होता है, तो उसका नंबर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि स्लोप एंगल हो गया, ओपनिंग विड्थ या फिर टॉप विड्थ को जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रेडिएशन सेफ डिस्टेंस को जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है हम यहाँ पर 19 क्वेश्चंस के जो है आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन ये आपके काफी फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस के आंसर जो है आप कैसे लिख सकते हो, कैसे दे सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज इनटू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क। तो इसमें हम समझते हैं कि जो टोटल मैन हावर्स वर्क है वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उसका एक अलग फार्मूला होता है। तो चलिए वो देखते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। मैन डेज वर्क इनटू वर्क हावर्स इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क। तो मान लो कि मैन डेज वर्क जो है वो टोटल है 25, यानी कि एक महीने में 25 दिन तक एम्प्लॉय ने काम किया है और 8 घंटे डेली के हिसाब से उन्होंने वो काम किया है, यानी कि वर्किंग हावर्स जो है वो 8 घंटे है। और ऐसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 100 है, यानी कि डेली बेसिस पर 100 एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं 25 दिन तक। तो हमें 25 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा टोटल मैन हावर्स वर्क होगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स बनेगा 20,000। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा जो प्रीवियस फार्मूला है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट का, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कि फार्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज इनटू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज लेनी है। एक महीने में 1 इंजुरीज अगर हुई है या फिर एक साल में 2 इंजुरीज हुई है तो उसमें नंबर ऑफ इंजुरीज हमें लिखनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से और डिवाइडेड करना है कि टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क कितना है। यानी कि जब आप एक महीने में अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो एक महीने का टोटल मैन हावर्स वर्क लिखना है, या फिर एक साल के बाद निकाल रहे हो तो एक साल का जो है वो टोटल मैन हावर्स वर्क आपको लिखना है। तो अब हम यहाँ पर एक महीने का लिखते हैं। तो चलिए मानते हैं कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड जो इंजुरीज है वो महीने में 1 हुई है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं 1 लाख से और डिवाइडेड बाय करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क, जो अभी हमने देखा कि 20,000। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा 5। तो 5 जो है वो एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट है। चलिए अब बात करते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट की। तो एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय। सेम उसी प्रकार हमें करना है कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज कितनी हुई है वो हमें लिखना है, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय कितने हैं वो हमें लिखना है। तो चलिए जानते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि पहले दिन में टोटल जो है वो 100 नंबर ऑफ वर्कर्स काम करने के लिए आए हैं और दूसरे दिन भी जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 100 ही आए।
तो उस दोनों को हमें टोटल बनानी है, यानी कि 100 + 100 = 200, और उसको नंबर ऑफ डेज जितने दिन वो काम करने के लिए आए उससे डिवाइड करना है। यानी कि वो 2 दिन काम करने के लिए आए तो वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 100, यानी कि 100 जो है वो उसका एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय है। और वो कितने दिन का? तो 2 दिन का। वैसे हमें अगर मान लो 1 महीने का निकालना है तो टोटल हमें 1 महीने के जो एवरीडे जितना मैन पावर आ रहा है उसका टोटल कैलकुलेशन करना है, और उसको जितने नंबर ऑफ डेज है, मान लो कि 1 महीने में 25 दिन का आप निकाल रहे हो तो उसको आपको 25 से डिवाइडेड करना है, और जो रिजल्ट निकलेगा वो रहेगा आपका एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा जो प्रीवियस फार्मूला है एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट का, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मानते हैं कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज जो है वो 1 महीने में 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000 से, और डिवाइडेड बाय करना है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय। तो मानते हैं कि 100 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय है 1 महीने के लिए, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा 10, और 10 जो है वो एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट है 1 महीने का। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट सेवरिटी रेट क्या है। तो एक्सीडेंट सेवरिटी रेट का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डेज लॉस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क। अभी हमने इसके पहले देखा है कि टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क कैसे निकालते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मान लो कि 1 महीने में 2 डेज लॉस्ट हो गए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स जो हमने निकाला था 20,000। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1, यानी कि 0.1 जो है वो एक्सीडेंट सेवरिटी रेट है। चलिए अब बात करते हैं इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट की। तो इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रिविलेंस वर्ड होता क्या है। ये जो प्रिविलेंस वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है इल हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो इल हेल्थ है, यानी कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो इल हेल्थ कंडीशंस में है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ इल हेल्थ इन द पॉपुलेशंस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स एट रिस्क। इस फार्मूले से हमें ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिसीज में है या फिर इल हेल्थ में है। तो चलिए मानते हैं कि 1 महीने के अंदर 2 जो केसेस है वो इल हेल्थ केस है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाय करेंगे द नंबर ऑफ पर्सन्स एट रिस्क। तो मानते हैं कि 10% जो है वो इल हेल्थ के रिस्क में है, और उनमें से जो है वो जो 2% है उन्हें इल हेल्थ हुआ है, यानी कि उनको डिसीज हुआ है। तो मानते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स एट रिस्क वो रहेंगे 10, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो रहेगा 20, यानी कि 20 जो है वो इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट है 1 महीने का। चलिए अब जानते हैं कि जो वायर रोप स्लिंग होती है उसका हमें सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करना है। तो सेफ वर्किंग लोड जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए आपको जो भी वायर रोप स्लिंग है उसका डायमीटर आपको पता होना चाहिए। जब आपको उसका डायमीटर पता चल जाएगा तो फिर आप उसका सेफ वर्किंग लोड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेफ वर्किंग लोड का फार्मूला है d² × 8, यानी कि उसका जो डायमीटर है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। चलिए एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर रोप स्लिंग है और जिसका डायमीटर जो है वो 1.5 इंच है। तो चलिए अब उसका सेफ वर्किंग लोड हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेफ वर्किंग लोड का फार्मूला जो है वो है d² × 8, यानी कि उसका डायमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वायर रोप स्लिंग है इसका डायमीटर है 1.5 इंच, यानी कि अगर वो हम फार्मूले में पुटअप करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार आएगा 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, तो उसका इक्वल टू हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 8, और उसका रिजल्ट आएगा 18 टन्स, यानी कि 18 टन्स जो है वो 1.5 इंच डायमीटर के जो वायर रोप है उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। चलिए अब देखते हैं कि क्रेन की जो परसेंट कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्राउलर क्रेन है जिसकी कैपेसिटी है 65 टन, और इस क्राउलर क्रेन से हमें एक लोड उठाना है जिस लोड की कैपेसिटी है 8 टन। अब हमें ये जो 8 टन लोड है ये उठाना है 65 टन वाली क्राउलर क्रेन से। अब हमें इसका लिफ्टिंग प्लान बनाना है। अब क्रेन का जो ऑपरेटर है उसने अपना जो बूम है वो निकाल लिया है, और वो बूम की जो लेंथ है वो टोटल है 28 मीटर, यानी कि 28 मीटर की जो बूम लेंथ है उसमें से उसको वो लोड उठाना है।
अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि क्रेन ऑपरेटर को कैसे पता है कि इतना जो लोड है कि इतने ही बूम लेंथ में ये लोड उठा सकते हैं। तो उसको इस चीज का पता चलता है बाय यूजिंग लोड चार्ट, जो लोड चार्ट उसके पास होता है। तो अब हम लिखते हैं कि हमारा जो बूम लेंथ है वो कितना है, 28 मीटर। अब हमारा जो लोड है जिसको हमें उठाना है इस क्रेन से, वो लोड है वो कितना है, 8 टन। अब ये जो क्रेन है जिसका ये हुक है जिसके जरिए हमें ये जो लोड उठाना है, उस हुक का भी वेट हमें पता होना चाहिए। तो हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन। अब हमें चौथी बात पता होना चाहिए, वो यानी कि क्रेन का रेडियस कितना है। तो क्रेन का रेडियस यानी कि जहां पर क्रेन ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट करता है, उस सेंटर पॉइंट से लेकर जहां पर आपको लोड उठाना है वहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसे क्रेन का रेडियस कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो क्रेन का रेडियस है वो है 8 मीटर, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि बाय यूजिंग लोड चार्ट इतने बूम लेंथ में वो क्रेन कितना लोड उठा सकती है। तो मानते ही कि हमने लोड चार्ट देख लिया और उस लोड चार्ट में ये बताया जा रहा है कि इतने बूम लेंथ में और इतने बूम के एंगल। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्रेन की कैपेसिटी कितने % बनती है। तो उसका फार्मूला है कि जो क्रेन का हुक ब्लॉक है प्लस मटेरियल का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड, जो हम लोड चार्ट की मदद से निकालते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हमें पता है कि इस हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन, प्लस जो भी हम मटेरियल उठा रहे हैं यानी कि जो लोड है उसका वेट है 8 टन, और डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड जो हमने निकाला है बाय यूजिंग लोड चार्ट वो है 15.5 टन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि वो कितना बन गया, 12 डिवाइडेड बाय 15.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 77.41, यानी कि 77% जो है वो उसकी क्रेन % कैपेसिटी है, यानी कि करंट % क्रेन कैपेसिटी है 77%। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जब भी क्रेन के % कैपेसिटी वो अगर मान लो 80% आती है या फिर 80% के अबाव आती है, तब आप उस क्रेन के जरिए वो लोड नहीं उठा सकते हैं। यानी कि 80% के अंदर अगर वो % आता है तभी आप उस क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो उस लोड को उठाने के लिए, और अगर उसका जो % है वो 80% के अबाव जाता है तब आप उस क्रेन का इस्तेमाल उस लोड को उठाने के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्रेन को चेंज करना होगा और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस क्रेन से उस लोड को उठाना पड़ेगा। क्रेन के कैलकुलेशन उसमें हम देखने वाले हैं कि जब भी हमें क्रेन का बूम लेंथ पता हो और उसके साथ साथ हमें बूम का हाइट भी पता हो, तो फिर हम क्रेन का रेडियस कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये क्रेन है जिसका बूम लेंथ है 15 मीटर और उसकी बूम हाइट दी गई है 10 मीटर। अब हमें इस क्रेन का रेडियस निकालना है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्रेन रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता ही होगा। आज हम उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि जो राइट एंगल के अपोजिट साइड में होता है उसके बराबर होता है उसकी बाजू वाली जो दो साइडें है उसका स्क्वायर उसमें प्लस किया जाता है, यानी कि हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाता है। तो वो उसका पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस पाइथागोरस का थ्योरम अब हम यूज करेंगे इस इक्वेशंस के ऊपर। तो अब जो आपके सामने ये जो क्रेन है इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो बूम लेंथ है वो है 15 मीटर और उसका बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। अब हमें इसका क्रेन रेडियस कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, बूम लेंथ उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस बूम हाइट का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि रेडियस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बूम हाइट है ये हमें शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर बूम लेंथ है, यानी कि अदर साइड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू बूम लेंथ का स्क्वायर माइनस बूम हाइट का स्क्वायर। अब ये तो रेडियस स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेडियस का स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे बाजू, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बूम लेंथ स्क्वायर माइनस बूम हाइट स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए अब हम ये फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्रेन का रेडियस कितना मिलता है। जैसे कि हमें पता है कि बूम लेंथ जो है वो है 15 मीटर और हमारी बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। तो चलिए अब ये जो वैल्यू है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो हमारा रेडियस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 जो हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा 11.18, यानी कि 11.18 मीटर जो है वो हमारा क्रेन का रेडियस है। रोप का सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करता है, इसमें हम देखने वाले हैं अलग अलग रोप, जैसे कि मनीला रोप, पॉलीइथिलीन रोप, पॉलीप्रोपिलीन रोप और नायलॉन रोप। तो सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस रोप का आपको सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है उस रोप का कांस्टेंट रेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कांस्टेंट रेट कितना होता है हर एक रोप वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनीला जो रोप है उसका कांस्टेंट रेट आता है 20। फिर सेकंड है पॉलीइथिलीन रोप, उसका कांस्टेंट रेट आता है 35। फिर है पॉलीइथिलीन रोप, उसका कांस्टेंट रेट आता है 40। फिर उसके बाद है नायलॉन रोप, उसका कांस्टेंट रेट आता है 60। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस रोप का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करते हो। फिर उसके बाद आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करते हो किसी भी रोप का, तो उस वक्त आपको उस रोप का जो डाया होता है उसको आपको कन्वर्ट करना है 1/8 में, यानी कि उसका जो डायमीटर है उसको आपको पुट करना है 1/8 में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये 1/8 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक नायलॉन रोप है जिसका साइज है 3/4 इंच। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो 3/4 इंच नायलॉन रोप है इसके डायमीटर को हमें 1/8 में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कि जैसे ये 3/4 है, 4 को अगर मान लो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 8 मिलेगा। तो जैसे कि आपने 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आपको 8 मिला, तो वैसे ही आपको 3 को मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 2 से, तो हमें क्या मिलेगा 6/8। तो ये जो 6/8 है इसका हम यूज़ करके इसको हम फार्मूले में पुटअप करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हमें उस रोप का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी बता देगा। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये 6/8 आया कैसे और ये आपने लिया क्यों। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी रोप है जिसका आपको सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी निकालना है तो उस रोप का डायमीटर सबसे पहले आपको कंसीडर करना है और उस रोप के डायमीटर को आपको 1/8 में कन्वर्ट करना है। तो 1/8 में कैसे आएगा, जैसे कि 3/4 है, 4 को जब आप मल्टीप्लाई बाय करोगे 2 से तो आपको 8 आएगा। तो जैसे कि आपने 4 को मल्टीप्लाई बाय किया है 2 से, वैसे ही आपको 3 को भी मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 2 से, तो उसका रिजल्ट आएगा 6/8। तो आपको समझ गया कि ये 6/8 कैसे आया। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो रोप है उसका जो डायमीटर है उसको हमने 1/8 में कन्वर्ट किया है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तभी हम उसको फार्मूला में पुटअप कर सकते हैं और उसका सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 6/8 है इसमें जो टॉप पर 6 है इसका आपको सबसे पहले स्क्वायर लेना है, यानी कि 6 का स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई बाय करना है आपको उसका जो कांस्टेंट रेट है उससे। यानी कि जैसे कि हमें पता है हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है नायलॉन रोप को, तो नायलॉन रोप का हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देखी थी वो थी 60। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 6 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू से, और कांस्टेंट वैल्यू है हमारी 60, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसकी वैल्यू आएगी 36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसका टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा 2160 पाउंड्स। तो ये जो 2160 पाउंड्स है वो इस नायलॉन रोप का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है जिसका डायमीटर है 3/4 इंच। अब इस पाउंड को आपको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इसको 0.454 से मल्टीप्लाई बाय करना होगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो केजी में मिलेगा, यानी कि 2160 मल्टीप्लाई बाय 0.454, तो उसका रिजल्ट आएगा 980.64 kg। तो ये जो है इस नायलॉन रोप की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। और वैसे ही अगर आप इसको अगर टन में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाएगा 1.08 टन, यानी कि 1.08 टन जो है वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है उस नायलॉन रोप की। वैसे ही अब हम मनीला रोप की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी निकालते हैं। तो मानते हैं कि हमारे पास 3/4 इंच का मनीला रोप है, वैसे ही हमें सेम करना है कि ये जो 3/4 इंच डायमीटर है इसको आपको 1/8 में कन्वर्ट करना है, तो वो आ जाएगा आपका 6/8। तो उसके अनुसार अगर हम फार्मूले में पुटअप करते हैं तो ये जो टॉप वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका कांस्टेंट वैल्यू। तो मनीला रोप की कांस्टेंट वैल्यू है वो है 20, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20, तो उसका रिजल्ट आएगा 720 पाउंड्स।
तो 720 पाउंड जो है वो मनीला रोप की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। वैसे ही अगर हम इसको केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 326 केजी, तो वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि पॉलीइथिलीन रोप का हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेम वैसे ही हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पॉलीइथिलीन रोप है उसका जो डायमीटर है वो है 3/4 इंच। तो सेम कैलकुलेशन आएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो पॉलीइथिलीन रोप की कांस्टेंट वैल्यू है 35, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35, तो उसका रिजल्ट आएगा 1260 पाउंड्स। तो वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हम इसको केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 571 केजी। वैसे ही अब हम देखते हैं कि पॉलीप्रोपिलीन रोप का हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हम वही कंसिडर करते हैं कि 3/4 इंच का हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन रोप है। अब हम क्या करेंगे कि उसका जो डायमीटर है 3/4 इंच का, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/8 में, जो हमारा हो जाएगा 6/8। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो पॉलीप्रोपिलीन रोप का कांस्टेंट वैल्यू है 40, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40, तो उसका रिजल्ट आएगा 1440 पाउंड्स। तो वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हो जाएगी। और वैसे ही इस पाउंड को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 653 केजी। चलिए अब हम जानते हैं कि इस मंथली एचएससी रिपोर्ट को किस प्रकार भरा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका जो पार्ट 5 है उसमें जाना है, यानी कि उसका जो पार्ट 5 है वो है मंथली स्टेटस ऑफ मैन पावर। जब तक आपको मैन पावर पता नहीं होगा तब तक आप जो है मंथली एचएससी रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको जितने दिन आपने एक महीने में काम किया है उतने दिन का मैन पावर आपके पास होना चाहिए। तो कंसीडर करते हैं कि हम एबीसी नाम की कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसका टोटल 1 तारीख से 30 तारीख तक का टोटल मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है। और उस कंपनी के अंडर में और एक सब कॉन्ट्रैक्टर्स है जिसका भी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, और इन दोनों का हमने टोटल मैन पावर इसमें कैलकुलेट कर लिया है। तो इसमें एबीसी कंपनी का टोटल एक महीने का मैन पावर है वो है 729, और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है जेकेएल, उसका टोटल मैन पावर है वो है 5139, और इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 5868। तो ये जो मंथली स्टेटस ऑफ मैन पावर की रिपोर्ट है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि टोटल मैंडेज जो वर्क है वो है 729 एक महीने का। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उन सभी को हमने ऐड किया तो हमें टोटल मैंडेज वर्क मिल गया। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का टोटल मैंडेज वर्क है 5139। अब हमें टोटल मैंडेज वर्क तो पता चल गया, लेकिन अब हमें टोटल मैन हावर्स वर्क भी निकालना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें आपको टोटल मैंडेज जो वर्क है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है हावर्स वर्क में। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो पर्सन्स हर दिन जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका काम करने का जो ड्यूरेशंस है वो है 12 हावर्स, यानी कि हर दिन जो है वो 12 घंटे काम करते हैं। तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक उन्होंने हर दिन जो है वो 12 घंटे काम किया है। तो इसका डेली वर्किंग ड्यूरेशंस जो है वो है 12 हावर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल मैन हावर्स वर्क। तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो मैंडेज वर्क है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है डेली हावर्स वर्क से, यानी कि एक दिन में आपने कितने घंटे काम किया उससे आपको मल्टीप्लाई बाय करना है। यानी कि हमारा मैंडेज वर्क कितना है 729 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका रिजल्ट आएगा 8748। वैसे ही हम टोटल मैन हावर्स वर्क निकालते हैं कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का, तो उसका टोटल मैंडेज वर्क है 5139, और उसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 12 से, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 61,668। तो अब हमें पता चल गया कि टोटल मैंडेज वर्क कितना है और टोटल मैन हावर्स वर्क कितना है। तो इसी इंफॉर्मेशन के बदौलत हम इसका पार्ट 1 अच्छे से फिलअप कर सकते हैं, जो हमारा है एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक। तो हमें पता चल गया कि टोटल मैंडेज वर्क कितना है वो है 729। अब हमें इसका कुमुलेटिव निकालना है। तो कुमुलेटिव का फार्मूला जो होता है वो होता है कि लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव कितना है प्लस इस महीने का कितना मैंडेज वर्क है वो इसमें लिखना है। तो लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव है वो तो 0 है, क्योंकि ये जो हम रिपोर्ट है ये हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव है वो है 0 प्लस इस महीने का कितना मैंडेज वर्क है वो इसमें लिखना है, तो वो है 729। तो हमारा कुमुलेटिव हो जाएगा 729 फॉर दिस मंथ। सेम कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का जो टोटल मैंडेज वर्क है वो हमने देखा है 5139, तो इसका भी जो सेम कुमुलेटिव आएगा वो रहेगा
5139। तो ये 5139 कैसे आया, तो लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव है प्लस इस महीने का टोटल मैंडेज वर्क कितना है वो, यानी कि इस महीने का कुमुलेटिव है। तो लास्ट महीने का कुमुलेटिव कितना था, वो था 0, और इस महीने का टोटल मैंडेज वर्क जो है वो है 5139। तो 0 प्लस 5139 इक्वल टू हो जाएगा 5139, ये इसका कुमुलेटिव हो जाएगा इस महीने का। फिर हम देखते हैं कि टोटल मैन आवर्स वर्क जो हमने इसके पहले ही कैलकुलेट किया है, वैसे ही सेम एबीसी कंपनी का इस महीने का टोटल मैन आवर्स वर्क जो है वो है 8748, जैसे कि इसके पहले हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें इसका कुमुलेटिव निकालना है। तो कुमुलेटिव कैसे, कि लास्ट महीने का जो कुमुलेटिव है प्लस इस महीने का टोटल मैन आवर्स कितना है वो हमें देखना है। तो लास्ट महीने का कुमुलेटिव कितना था, 0, क्योंकि लास्ट महीने का हम रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं, इस महीने का बना रहे हैं। तो 0 प्लस 8748 इक्वल टू हो जाएगा 8748 कुमुलेटिव इस महीने का। वैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का टोटल मैन आवर्स वर्क निकाला है, वो है 61,668, और सेम इसका कुमुलेटिव आएगा 61,668। तो वैसे ही टोटल मैंडेज वर्क का टोटल हम निकालते हैं कि एबीसी कंपनी का टोटल मैंडेज वर्क जो है इस महीने का और कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का इस महीने का टोटल मैंडेज वर्क कितना है, इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल मिल जाएगी, वो है 5868, और इसका जो कुमुलेटिव है वो सेम हो जाएगा 5868। तो एबीसी कंपनी का इस महीने का टोटल मैन आवर्स जो है वो है 8748, इसको आपको प्लस करना है कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का इस महीने का टोटल मैन आवर्स वर्क से, जो है 61,668। तो इसका टोटल हो जाएगा 70,416, और इसका कुमुलेटिव आएगा सेम, जो है 17,416। तो इस प्रकार जो है आपको टोटल मैंडेज वर्क और टोटल मैन आवर्स वर्क जो है इस महीने का मिल गया है। फिर इसके बाद मंथली एक्सीडेंट रिपोर्ट में आपको चेक करना है कि उस महीने में कहीं फर्स्ट एड केसेस या फिर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या फिर माइनर एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है। मानते हैं कि इस महीने में टोटल कॉन्ट्रैक्टर के 2 फर्स्ट एड केसेस आए हैं, तो 2 फर्स्ट एड केसेस यहाँ पर आपको लिखना है। तो अगर मान लो इस महीने में 2 फर्स्ट एड केसेस है तो इसका कुमुलेटिव जो है वो भी सेम ही आएगा, यानी कि उसका कुमुलेटिव आएगा 2। तो इसका टोटल हो जाएगा 2 और उसका कुमुलेटिव जो है वो भी हो जाएगा 2। चलिए अब फिलअप करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, तो एचएससी कमेटी मीटिंग है। इसमें आपको डेट मेंशन करना है कि किस दिन जो है ये एचएससी कमेटी जो है वो कंडक्ट की गई थी। तो मानते हैं कि 3/5/2020 को ये जो है वो मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो उसमें खाली आपको वो डेट मेंशन करना है। और जब भी आप रिपोर्ट भेजोगे तो उसके साथ में ये मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो आपको अटैच करके मैनेजमेंट को भेजना होता है। फिर उसके बाद है पार्ट 3, वो है एचएससी वॉक थ्रू, जो हर वीक में कंडक्ट किया जाता है बाय द कंस्ट्रक्शन मैनेजर विद द हेल्प ऑफ एचएससी टीम। तो जो वॉक थ्रू है जो हर एक हफ्ते में हो रहा है, तो उसकी डेट आपको मेंशन करनी है और किस पर्सन्स के थ्रू वो वॉक थ्रू कंडक्ट हुआ है उस पर्सन्स का आपको उसमें नाम मेंशन करना है। फिर वो जो वॉक थ्रू है उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसकी भी रिपोर्ट जो है वो आपको साथ में अटैच करके मैनेजमेंट को सेंड करना होता है। और फिर उसके बाद हमने चौथा पार्ट देखा था, वो था एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग। उसमें आपको मेंशन करना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को आपने एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग दी है। तो मानते हैं कि 7 तारीख को 56 लोगों को नंबर ऑफ ट्रेनिंग दी गई है, 14 तारीख को 86 नंबर ऑफ पर्सन्स को एचएससी ट्रेनिंग दी गई है, 21 तारीख को 109 लोगों को और 28 तारीख को 116 लोगों को। तो ये जो है हमारा ये कंप्लीट मंथली एचएससी रिपोर्ट है, जिसमें हमने 5 पार्ट देखे हैं। ये पांचों पार्ट आपको अच्छे से फिलअप करना है और उसके साथ में कुछ अटैचमेंट होती है। जैसे हमने देखा कि एचएससी मीटिंग अगर आप कंडक्ट करते हो तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग उसमें अटैच करने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो भी वॉक थ्रू है उसकी भी रिपोर्ट जो है इसके साथ अटैच करनी होती है। तो ये जो सारी रिपोर्ट्स है ये मंथली एचएससी रिपोर्ट में आती है और ये सारी जो रिपोर्ट है वो आपको मैनेजमेंट को सेंड करना होता है। जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो तो उसका मैन हावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एक दिन में ट्रेनिंग मैन हावर्स कैसे निकालेंगे, फिर एक वीक का हम ट्रेनिंग मैन हावर्स कैसे निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक महीने का ट्रेनिंग मैन हावर्स हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ट्रेनिंग का मैन हावर्स निकालते हो तो उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला है नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स मल्टीप्लाई बाय ट्रेनिंग ड्यूरेशंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट की गई है जिसका हमें मैन हावर्स निकालना है। फिर उसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रेनिंग है इसका ड्यूरेशंस कितना है वो भी हमें पता होना चाहिए।
और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है उस ट्रेनिंग में अवेलेबल। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे वो हमें इसमें पुटअप करना है और फिर हमें इसको डिवाइडेड बाय करना है 60 से, तो हमें टोटल मैन आवर्स मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानते हैं कि हमने एक टीबीटी कंडक्ट की या फिर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 30 मिनट्स और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो है टोटल 25। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका टोटल मैन आवर्स कितना बनता है। तो वैसे ही फार्मूले में पुटअप करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो है वो है 1 और फिर उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना है ट्रेनिंग ड्यूरेशन से, और ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर 30 मिनट्स, और कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है तो वो है 25 और डिवाइडेड में आएगा 60। तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 जो हावर्स है इतना हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो टोटल मैन हावर्स है ये हम एक वीक का कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग्स है वो खाली चेंज करनी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो आपने कंडक्ट की है वो इसमें मेंशन करना है। तो सेम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये जो ट्रेनिंग है जिसका टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स और उसमें टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स है, और ये जो ट्रेनिंग है जिसे आप टीबीटी ट्रेनिंग हो या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपने कंटिन्यू 7 डेज दी है, तो उसी 7 डेज के अनुसार अब हम इसका टोटल मैन आवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो आएगा वो आएगा 7, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, यानी कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 30 मिनट्स, और उसको मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जो है हमारे टोटल 25, और उसको डिवाइडेड बाय करेंगे 60 से। तो हमारा टोटल आंसर आएगा वो रहेगा 87.5, यानी कि 87.5 हावर्स जो है वो 1 वीक का टोटल ट्रेनिंग मैन हावर्स है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक महीने में अगर आप ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो तो उसका हम ट्रेनिंग मैन आवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है जो 30 मिनट के लिए दी गई है और टोटल 25 नंबर पार्टिसिपेंट्स है, ये टोटल आपने एक महीना कंडक्ट की, यानी कि 30 दिन कंडक्ट की। तो उसी के सहारे ये जो ट्रेनिंग मैन आवर्स है अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कितना है वो आपको सबसे पहले पुटअप करना है, वो है 30, मल्टीप्लाई बाय ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना है वो है 30, और मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है तो वो है 25। इसमें डिवाइडेड करेंगे 60 से, तो उसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 375 हावर्स, यानी कि एक महीने का ट्रेनिंग मैन हावर्स जो है वो है 375 हावर्स। जब भी आप फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो तो उस वक्त आपको टोटल फॉल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जब भी आपको टोटल फॉल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको 4 चीज़ें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी पर्सन्स फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है उस पर्सन्स की हाइट कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि जो फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है, जैसे कि सेफ्टी हार्नेस जो यूज़ कर रहा है तो उस सेफ्टी हार्नेस की लैनाइड की लेंथ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस लैनाइड को जो शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि उसके ऊपर रिटर्न दी गई रहती है। और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसका सेफ्टी फैक्टर क्या है। जब ये चारों चीज़ें आपको पता हो जाएगी तो आप इजीली उसका टोटल फॉल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि टोटल फॉल डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया कि लेंथ ऑफ लैनाइड प्लस हाइट ऑफ वर्कर्स प्लस फ्री फॉल डिस्टेंस, यानी कि जो शॉक एब्जॉर्बर है वो अगर मान लो स्ट्रेच अगर हो जाता है तो उसकी लेंथ कितनी है वो, यानी कि उसका फ्री फॉल डिस्टेंस, और प्लस उसका सेफ्टी फैक्टर क्या है। ये चारों चीज़ें पता हो जाएगी तो आप इजीली टोटल फॉल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये टोटल फॉल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिए कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इस हाइट के ऊपर, और ये एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये जो वर्कर है ये यहाँ पर काम कर रहा है, और इसका जो फुल बॉडी हार्नेस है ये एक उसके ऊपर जो एंकरिंग पॉइंट है उसको ये एंकर किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ें पता हो गई, एक कि इसका ग्राउंड लेवल क्या है, दूसरा कि किस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे ये वर्कर जो है वो काम कर रहा है, और उसने किस एंकरिंग पॉइंट में अपना जो फुल बॉडी हार्नेस है वो एंकर किया हुआ है। अब हमें इस कंडीशंस में उसका टोटल फॉल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं कि ये जो कंडीशंस है ये आदमी गिरने से पहले की कंडीशंस है, यानी कि बिफोर फॉल ये उसकी कंडीशंस है। अब देखते हैं कि जब ये पर्सन्स नीचे अगर गिर जाता है तो उसका टोटल फॉल डिस्टेंस हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो मानते हैं कि किस कारणवश ये जो पर्सन्स है ये नीचे गिर जाता है, यानी कि आफ्टर फॉल। तो यहाँ पर इस पर्सन्स ने जो भी फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल किया है उसके लैनाइड की जो लेंथ है वो है 6 फीट, यानी कि सेल्फ रिफ्रैक्टिंग लाइफ लाइन जो है वो है 6 फीट। फिर उसके बाद में उसको जो शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ था वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, यानी कि वो खुल गया, यानी कि उसका डिसेलेरेशन हो गया, यानी कि उसका फ्री फॉल डिस्टेंस हो गया वो है 3.5 फीट। तो इतने हाइट से जब ये पर्सन्स गिर गया तो ये जो लैनाइड है और ये जो शॉक एब्जॉर्बर है इसको झटका लगने से ये जो हार्नेस है ये स्ट्रेच हो गया, और ये कितना स्ट्रेच हो गया तो वो 1 फीट जो है वो स्ट्रेच हो गया। और फिर उसके बाद हमें ये पता है कि ये जो पर्सन्स है इसकी हाइट कितनी है तो वो है 6 फीट। फिर वो जो डी रिंग है वहाँ से लेकर जो वर्कर्स का जो फुट है वहाँ की जो लंबाई है वो टोटल रहेगी 5 फीट, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद वो जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से लेकर जो पर्सन्स गिरा हुआ है उसके पैरों तक का जो डिस्टेंस है उसे हम सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, और ये जो सेफ्टी फैक्टर है ये है 3 फीट। अब जैसे कि हमने इसके पहले देखा है कि टोटल फॉल डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो चलिए अब हम उसी फार्मूले में ये वैल्यू को पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें टोटल फॉल डिस्टेंस कितना मिलता है। तो सबसे पहले हमारा था कि लेंथ ऑफ लैनाइड कितनी थी, तो लेंथ ऑफ लैनाइड यहाँ पर कितनी है 6 फीट, प्लस फ्री फॉल डिस्टेंस कितना है वो है यहाँ पर 3.5 फीट, प्लस उस वर्कर की हाइट कितनी है वो है 6 फीट, प्लस सेफ्टी फैक्टर कितना है वो है 3 फीट। तो इस प्रकार इसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 18.5 फीट। तो 18.5 फीट जो है वो इसका एस्टिमेटेड टोटल फॉल डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये ग्राउंड लेवल से लेकर एंकर पॉइंट जो है वहां तक का है। कि जब भी किसी लोड को 2 स्लिंग के जरिए आप उठा रहे हो तो हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी आएगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जनरली देखा जाए तो हमें स्लिंग की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी पता हो जाती है जब भी हम किसी स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस स्लिंग की कैपेसिटी उस स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है। लेकिन जब आप 2 स्लिंग का इस्तेमाल किसी लोड को उठाने के लिए करते हो, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि 90 डिग्री एंगल में जब किसी लोड को 2 स्लिंग उठा रहे हैं तो उस वक्त उसकी हायर कैपेसिटी होती है, लेकिन जब उसी लोड को उस 2 स्लिंग के जरिए 45 डिग्री में अगर उठा रहे हैं तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। और फिर हम उसका अगर डिग्री चेंज करते हैं, यानी कि 30 डिग्री पर अगर उस स्लिंग को लगाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है और भी ज़्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एंगल कम होते जाता है वैसे वैसे स्लिंग की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो उस दौरान हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्लिंग की लोड कैपेसिटी कितनी है, उस कंडीशन में ये हमें पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन में स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस स्लिंग का हम लोड उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्लिंग का वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जिस लोड को हम उठा रहे हैं उस लोड की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसका वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्लिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वेट को उठाने के लिए तो उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर स्लिंग को हुक किया गया है वहाँ से लेकर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड तक आएगा तो वहाँ का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें 4 बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला है वर्टिकल सेफ वर्क लोड कैपेसिटी एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में किसी स्लिंग के जरिए आप अगर वेट उठाते हो तो उस स्लिंग की कितनी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है वेट, यानी कि लोड का कितना वेट है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है उस लोड से उस हुक तक कितनी हाइट है वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये 4 बातें पता हो जाएगी तब हम इजीली उस स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपको स्लिंग लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको 2 फार्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लिंग से आप उस वेट को उठा रहे हो उस स्लिंग की लेंथ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसको आपको डिवाइड करना है h से, h यानी कि हाइट।
ये जो हाइट है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है लोड से लेकर हुक तक का, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना है जो वेट है उसका हाफ करके, यानी कि 10,000 kg वेट है तो उसका हाफ हो जाएगा 5,000, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है, यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि ये जो स्लिंग की लोड कैपेसिटी है यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लोड है जिसका वेट है 6 टन, और उस लोड को हम 2 स्लिंग के जरिए उठा रहे हैं, और हर एक स्लिंग की जो लेंथ है वो है 6 फीट, और फिर जो लोड है वहां से लेकर उस हुक तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जो हाइट है वो है 4 फीट। अब इस कंडीशंस में हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था फार्मूला नंबर 1 जो था लेंथ डिवाइडेड बाय एच यानी कि हाइट। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो है 6 फीट डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट यहाँ पर है 4 फीट। तो इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा 1.5 फीट। अब हमने ये फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें सेकंड फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। सेकंड फार्मूले में क्या होता है कि फर्स्ट फार्मूले का जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है हाफ टाइम्स उस वेट का। तो इसका जो रिजल्ट है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाफ टाइम्स ऑफ वेट, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 टन। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 4.5 टन, यानी कि 4.5 टन जो है उस स्लिंग की लोड कैपेसिटी है, यानी कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितना फोर्स है तो वो है 4.5 टन। तो इस प्रकार हम स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है, यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है, लेकिन हमें और एक बात यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने इसके पहले बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्लिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी एट 90 डिग्री कितना है वो आपको पता होना चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है कि उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी रहती है। अब इस कंडीशंस में इस स्लिंग की कैपेसिटी अगर 5 टन है, और जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि स्लिंग की लोड कैपेसिटी है वो है 4.5 टन, तो इस कंडीशंस में आप लोड को सेफली लिफ्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी स्कैफोल्ड है उसका हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैफोल्ड का जब भी हमें सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है, डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड, यानी कि जो भी लाइव लोड है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई बाय करना है और फिर उसमें ऐड करना है डेड लोड। तो चलिए जानते हैं कि ये डेड लोड होता क्या है और ये लाइव लोड होता क्या है। अब डेड लोड में क्या होता है कि जो स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स है उसका जो वेट है प्लस जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका जो वेट है, इन दोनों का वेट जब ऐड किया जाता है तो उसे डेड लोड कहते हैं। और लाइव लोड कैसे कहते हैं कि जो वर्कर्स है वहां पर काम कर रहा उसका वेट कितना है, फिर उस पर कौन सा मटेरियल रखा हुआ है और उसका वेट कितना है, और फिर उसके बाद वो स्कैफोल्ड के ऊपर जो भी टूल्स रहेंगे उसका भी आपको वेट पता होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें आपको पता हो जाएगी तब आप लाइव लोड इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं एक स्कैफोल्ड का एग्जांपल और देखते हैं कि उसका सेफ वर्किंग लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने ये जो स्कैफोल्ड है इसका जो डेड लोड है वो है 200 kg, यानी कि वो डेड लोड कैसे आया, तो उसमें जो स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स है उसका उसमें वेट हो गया और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका उसमें वेट हो गया। अब ये दोनों का वेट हमने कैलकुलेट किया और वो हो गया 200 kg, यानी कि अपना डेड लोड कितना हो गया 200 kg। अब कंसीडर करते हैं कि इसका लाइव लोड कितना है। मान लीजिए कि ये जो स्कैफोल्ड है इसके ऊपर 2 वर्कर काम कर रहे हैं। एक वर्कर का जो वेट है वो है 70 kg और दूसरे वर्कर का जो वेट है वो है 60 kg, और मटेरियल जो है वो है 2000 kg, और वहां पर जो टूल्स है वो है 200 kg।
अभी हमें पता चल गया कि हमारा डेड लोड क्या है और लाइव लोड क्या है। लाइव लोड जो है हमने कंसिडर किया इसमें कि 2 वर्कर है, उसका जो है हमने वेट कैलकुलेट किया, फिर मटेरियल का वेट कैलकुलेट किया और फिर टूल्स का वेट कैलकुलेट किया। तो चलिए अब जो ये सारे वेट्स है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कितना आता है। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड। तो यहाँ पर डेड लोड हमने कितना लिया है 200 kg, तो 200 kg प्लस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड आएगा। तो यहाँ पर लाइव लोड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनका हमें वेट लिखना पड़ेगा, यानी कि 70 kg प्लस 60 kg प्लस 200 kg प्लस 2000 kg। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 9520। तो 9520 जो है वो केजी में रहेगा, यानी कि वो जो स्कैफोल्ड है उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी 9520 केजी है। चलिए अब इस केजी को हम टन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो केजी है जो 9520 केजी है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 9.52, यानी कि 9.52 टन उस स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। टोटल इंसिडेंट रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टोटल इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो इस फार्मूले की मदद से हम टोटल इंसिडेंट रेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये टोटल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं कि हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका टोटल मैन पावर है 300 और ये 300 मैन पावर ने टोटल 1 ईयर तक काम किया है, यानी कि 365 डेज इसने काम किया है। और ये जो मैन पावर है वो डेली में 8 आवर्स काम करता है, यानी कि डेली वर्किंग आवर्स उसका 8 आवर्स है। और इस 1 साल की पीरियड में टोटल नंबर ऑफ जो इंसिडेंट हुए हैं वो है 8। अब इस डाटा की मदद से हमें टोटल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो यहाँ पर टोटल मैन पावर है 300 मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स कितना है यहाँ पर 8 आवर्स और टोटल वर्किंग डेज कितना है 1 ईयर, यानी कि 365 डेज। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8,76,000, यानी कि 8,76,000 टोटल वर्किंग आवर्स है। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब हम डायरेक्ट टोटल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ इंसिडेंट मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंसिडेंट है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स है, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 8,76,000। और अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.82, यानी कि 1 साल के पीरियड का इसका टोटल इंसिडेंट रेट है वो है 1.82। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल इंसिडेंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स यानी कि होता क्या है। तो रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स में जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस हो गया, रेस्ट्रिक्टेड वर्क केसेस हो गई, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट केसेस हो गए और फेटेलिटी हो गई। तो ये जो सारे केसेस है ये रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स में आते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जैसे नियर मिस हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया या फिर अनसेफ कंडीशंस हो गए या फिर फर्स्ट एड केसेस हो गए, ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट में नहीं आते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ का टोटल मैन पावर जो है वो है 300 और ये 300 मैन पावर जो है वो 1 साल तक काम किया है, यानी कि टोटल 365 डेज जो है इसने काम किया है। और इनका डेली वर्किंग आवर्स जो है वो है 8 आवर्स। और मानते हैं कि ये 1 साल की पीरियड में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल जो इंसिडेंट्स है वो है 5। अब इस डाटा की मदद से हमें टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग आवर्स कितना है।
तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो यहाँ पर टोटल मैन पावर है 300, डेली वर्किंग आवर्स है 8, मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज है 1 ईयर यानी कि 365। तो इसका आंसर आएगा 8,76,000। अब हमें इस टोटल इंफॉर्मेशन की मदद से टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.14, यानी कि हमें टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट मिल गया है 1.14। चलिए अब हम बात करते हैं लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट की और समझते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ LTI यानी कि लॉस्ट टाइम इंजुरी मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर टोटल जो मैन पावर है वो है 300 और ये जो मैन पावर है ये टोटल 8 आवर्स काम करता है, यानी कि डेली वर्किंग आवर्स इसका है 8 आवर्स। और ऐसे ये टोटल मैन पावर ने टोटल 1 ईयर तक काम किया है, यानी कि टोटल वर्किंग डेज जो है इसका 365 डेज है। और नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंसिडेंट जो है वो है 3। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग आवर्स कितना है। तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो टोटल मैन पावर है 300 मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स और टोटल वर्किंग डेज जो है वो है 365 जो हम 1 ईयर का पकड़ते हैं। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 8,76,000। चलिए अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन को फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ LTI मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो नंबर ऑफ LTI यहाँ पर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स जो है वो है 8,76,000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। फिर दोबारा अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.68, यानी कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट जो है वो है 0.68। चलिए अब हम जानते हैं कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ डेज लॉस मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं कि हम XYZ कंपनी में काम करते हैं, वहाँ का टोटल जो मैन पावर है वो है 300 और ये 300 जो मैन पावर है डेली 8 आवर्स काम करता है और ऐसे इसने टोटल 1 ईयर तक काम किया है, यानी कि टोटल 365 डेज काम किया है। और यहाँ पर नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंसिडेंट जो है वो है 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के अंदर 3 लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुए हैं। तो हमें यहाँ पर इसके डीप में जाना पड़ेगा, यानी कि हर एक पर्सन जिसका लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है वो कितने नंबर ऑफ डेज उसके लॉस्ट हुए हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो मानते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ जो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुए हैं उसमें से पहला जो इंसिडेंट हुआ है जिस पर्सन का वो 5 डेज लॉस्ट हुए हैं उसके उस इंसिडेंट की वजह से, और सेकंड नंबर जो पर्सन है जिसका इंसिडेंट हुआ है उसके 6 नंबर ऑफ डेज लॉस्ट हुए हैं, और थर्ड जो पर्सन है जिसका लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है उसके 2 डेज लॉस्ट हुए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो लॉस्ट हुए हैं वो 3 इंसिडेंट के वो हो गए हैं 13। तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन की मदद से लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग आवर्स कितना है। तो टोटल वर्किंग आवर्स का फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो टोटल मैन पावर है यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स है यहाँ पर 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय
टोटल वर्किंग डेज जो है वो है 1 ईयर यानी कि 365 डेज। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8,76,000। अब हम इस वैल्यू को फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो फार्मूला है नंबर ऑफ डेज लॉस मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो नंबर ऑफ डेज लॉस यहाँ पर है 13, जो 3 नंबर ऑफ जो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुए थे उसके टोटल नंबर ऑफ डेज लॉस जो है वो है 13 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स जो है 8,76,000। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 26 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो दोबारा अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.96 यानी कि 2.96 जो है वो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट है उस 1 ईयर का। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो 2 लाख जो टर्म है वो यहाँ पर कैसे आई है उसके बारे में। बेसिकली ये जो 2 लाख की टर्म्स है यानी कि ये वर्किंग आवर्स है ये ओशा की तरफ से आई है। और ये कैसे आई है चलिए उसको समझते हैं। ओशा ने क्या किया कि एक साल में 50 वीक्स को कंसिडर किया जो काम के होते हैं और ओशा की रिक्वायरमेंट से एक पर्सन ने एक दिन में 8 घंटे काम करना चाहिए। और ओशा के मुताबिक एक पर्सन जो है वो हफ्ते में केवल 5 दिन ही काम कर सकता है। मतलब 50 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 डेज वर्क। तो इसका अगर हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2000 वर्किंग आवर्स। तो ये जो 2000 वर्किंग आवर्स है ये एक पर्सन का है। तो ओशा ने कंसिडर किया कि एक साल में अगर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसका टोटल जो वर्किंग आवर्स हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसका टोटल कैलकुलेशन आता है 2 लाख। मतलब इस तरह से 100 एम्प्लॉय का टोटल वर्किंग आवर्स जो है एक साल का वो है 2 लाख। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 लाख जो है ये ओशा की टर्म है और ये कैसे आता है। स्लोप एंगल कैलकुलेशंस यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशंस करते हो तो उस दौरान जो स्लोप एंगल है उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं वो जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं। सॉइल के टोटल 3 टाइप हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो हाइट है उसके अनुसार उसका डेप्थ रेशियो क्या है। यानी कि स्टेबल रॉक में वो जो है वो वर्टिकल होता है। टाइप ए सॉइल में उसका जो डेप्थ रेशियो होता है वो होता है 3/4:1 और टाइप बी सॉइल में उसका डेप्थ रेशियो होता है 1:1। और फिर उसके बाद टाइप सी सॉइल में उसका डेप्थ रेशियो होता है 1.5:1। और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसका स्लोप एंगल क्या है। तो स्टेबल रॉक उसका जो स्लोप एंगल होता है वो है 90 डिग्री और टाइप ए सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 53 डिग्री और टाइप बी सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 45 डिग्री और टाइप सी सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 34 डिग्री। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको पता होना चाहिए जब भी आपको कैलकुलेट करना है उसका स्लोप एंगल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्लोप एंगल कैलकुलेशंस है इसका फार्मूला क्या होता है और उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फार्मूला के आधार के ऊपर हमें इसका ओपनिंग विड्थ जो है वो कैलकुलेट करना है। यानी कि जो उसके 2 साइड है जहां पर आप एक्सकैवेशंस कर रहे हो उसकी विड्थ कितनी है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसकी जो ओपनिंग विड्थ है उसका फार्मूला है डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशियो प्लस विड्थ ऑफ ओरिजिनल एक्सकैवेशन। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको वो जो सॉइल है उसका स्लोप एंगल कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी एक्सकैवेशन होता है तो सबसे पहले आपको वो जो एक्सकैवेशन है उसकी डेप्थ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्सकैवेशन है उसकी विड्थ कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल है जिसका आप एक्सकैवेशन कर रहे हो वो कौन से टाइप की सॉइल है और उसका स्लोप रेशियो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानते हैं कि हमें एक सिंपल रेंज करना है जो 6 फीट गहरा है यानी कि उसकी गहराई जो है वो हमें 6 फीट करनी है और उसकी जो वाइड है यानी कि उसकी जो विड्थ है वो है 2 फीट। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी टॉप लेवल की विड्थ कितनी होगी यानी कि टॉप लेवल में ये कितना वाइड होगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी यानी कि उसका स्लोप एंगल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है।
अब हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रेन जहाँ पर हम बना रहे हैं इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो सॉइल है जहाँ पर हम एक्सकैवेशन कर रहे हैं वो टाइप ए सॉइल है। तो टाइप ए सॉइल के आधार के ऊपर हम इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें स्लोप एंगल कितना मिलता है, यानी कि उसकी टॉप लेवल की जो विड्थ है वो कितनी रहेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो। इसके पहले हमने देखा था कि टाइप ए सॉइल अगर होती है तो उसका स्लोप रेशो जो है वो कितना है 3/4:1। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 प्लस विड्थ ऑफ ओरिजिनल एक्सकैवेशन। तो इसकी विड्थ कितनी है वो है 2 फीट। तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 11 फीट, यानी कि एक्सकैवेशन का जो टॉप है उसकी चौड़ाई जो है वो 11 फीट होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि टाइप बी सॉइल में इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे फार्मूला में पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसकी डेप्थ है वो है 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप रेशो। तो टाइप बी का स्लोप रेशो है वो है 1:1। तो 1:1 यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 फीट। तो इसका रिजल्ट आएगा 14 फीट, यानी कि जो टॉप है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए 14 फीट। चलिए अब देखते हैं कि टाइप सी जो सॉइल है उसमें अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो। तो ये कौन से टाइप की सॉइल है, ये है टाइप सी सॉइल। तो टाइप सी सॉइल में इसका स्लोप रेशो कितना है वो है 1.5:1। तो उसका जो रिजल्ट है वो आता है 1.5 प्लस 2 फीट। तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 20 फीट, यानी कि 20 फीट जो है वो उसकी टॉप लेवल की चौड़ाई है और वो हमें मेंटेन करना होता है। रेडिएशन सेफ डिस्टेंस कैलकुलेशंस, यानी कि जब भी आप रेडियोग्राफी एक्टिविटी करते हो तो उस वक्त जो भी रेडिएशंस बाहर निकलते हैं उस रेडिएशन से बचने के लिए हमें कितने डिस्टेंस पर बैरिगेशंस करना चाहिए। चलिए समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस होते हैं उसका मेजरिंग यूनिट क्या है। तो उसका मेजरिंग यूनिट है माइक्रोसीवर्ट और मिलीरैम। और ये जो सीवर्ट है ये होता है ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर, यानी कि QF। तो आपको ये समझना है कि ग्रे यानी कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस होता है जो डिपॉजिट होता है पर केजी ऑफ एब्जॉर्बर के ऊपर 1 जूल ऑफ एनर्जी। और ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि रेडिएशन की जो भी क्वांटिटी होती है उसकी वजह से कितनी डिग्री बायोलॉजिकल डैमेज होता है वो यानी कि उसका क्वालिटी फैक्टर होता है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो क्वालिटी फैक्टर है जैसे कि गामा रेज और एक्स रेज का जो भी क्वालिटी फैक्टर है वो होता है 1। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है, यानी कि गामा रेज और एक्स रेज का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है वो होता है 1। और सीवर्ट यानी कि ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। तो ये जो मेजरिंग नोट है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम जानते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के दौरान जो भी सोर्स का आप इस्तेमाल करते हो तो उस सोर्स का 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना डोज रेट है, यानी कि उसका आउटपुट कितना है वो अब हम समझते हैं। तो कोबाल्ट 60 का 1 मीटर पर डोज रेट होता है 13 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। वैसे ही इरिडियम 192 का होता है 4.8 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। और YB169 का होता है 1.25 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि एक क्यूरी का जो भी सोर्स है उससे 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना डोज रेट है वो हमें इसमें पता चल गया। आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि जो भी डोज रेट होता है उसकी मैक्सिमम अलाउेबल जो रेंज होती है फॉर द बैरिगेशंस वो होती है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस का सेफ डिस्टेंस कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन हम किस फार्मूले की मदद से निकालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सेफ डिस्टेंस है ये हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की मदद से निकालने वाले हैं। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो d1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r2। इसमें d1 जो है वो है ओरिजिनल डिस्टेंस और r1 जो है वो है ओरिजिनल डोज रेट और d2 जो है वो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस और r2 जो है वो है रिक्वायर्ड डोज रेट। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2 इज इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 डिवाइडेड बाय r2।
चलिए अब जानते हैं कि इरिडियम 192 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको पर क्यूरी के बारे में, यानी कि उसका जो डोज रेट है 1 मीटर डिस्टेंस पर वो है 4.8 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। लेकिन ये जो वैल्यू है ये है यूनिट ग्रे में, और जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि रेडिएशन का जो यूनिट होता है यानी कि उसका डोज का जो यूनिट होता है वो होता है सीवर्ट इज इक्वल टू ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। अब इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, सीवर्ट इज इक्वल टू ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर, तो ये हो जाएगा 4.8 मिली सीवर्ट पर हवर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 1 क्या है, तो 1 जो है ये क्वालिटी फैक्टर है। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो भी गैमा रेज होती है और एक्स रेज होती है उसका क्वालिटी फैक्टर होता है 1। अब हम इसको माइक्रो सीवर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 4.8 माइक्रो सीवर्ट पर हवर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये कैसे आया, तो आपको ये समझना है कि 1 मिली इज इक्वल टू 1000 माइक्रो होता है। तो यहाँ पर हमने मिली को कन्वर्ट किया माइक्रो में, तो इसके लिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई बाय किया है। अब हमें इसमें यह पता चल गया कि इरिडियम 192 पर क्यूरी का जो रेट है वो है 4.8 माइक्रोसीवर्ट पर हवर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये 1 क्यूरी का हो गया। अब हम उसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यानी कि उस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो क्यूरी है वो बढ़ाते हैं और वो क्यूरी रखते हैं 20 क्यूरी। तो उसका डोज रेट यानी कि उसका जो R1 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यूरी बढ़ा दिया है, तो ये जो वैल्यू है ये है इरिडियम 192 की पर क्यूरी की। अब उसी को हम 20 क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली हमें इस वैल्यू को 20 क्यूरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें इरिडियम 192 की 20 क्यूरी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हो जाएगी 4.8 माइक्रोसीवर्ट पर हवर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 क्यूरी। तो उसका रिजल्ट आएगा 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। यानी कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है जो इरिडियम 192 है वो अगर 20 क्यूरी रहता है तो उसका जो डोज रेट है जो वैल्यू है वो 1 मीटर डिस्टेंस पर वो हो जाएगी 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। अब हमें यहाँ पर 20 क्यूरी का R1 और D1 पता चल गया है, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस पर 20 क्यूरी का जो डोज रेट है वो होता है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। अब हम देखते हैं कि ये जो डोज रेट है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि मैक्सिमम अलाउएबल जो डोज रेट होता है फॉर द बैरिगेशन वो होता है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। तो अब हमें यहाँ पर इसका सेफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका D2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें 3 बातें पता चल गई। यहाँ पर हमें पता चल गया कि R1 जो है वो है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। फिर हमें पता चल गया कि R2 जो है वो है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। और फिर पता चल गया कि D1 जो है वो है 1 मीटर। और यहाँ पर हमें D2 कैलकुलेट करना है, यानी कि सेफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जो इरिडियम 192 है यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो हमने 20 क्यूरी का सेट किया, यानी कि 20 क्यूरी में हम उसकी रेडियोग्राफी कर रहे हैं। तो 1 मीटर डिस्टेंस पर उसका जो डोज रेट है वो होता है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हवर, यानी कि इसका जो डोज रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि मैक्सिमम अलाउएबल जो डोज रेट होता है बैरिगेशन के लिए वो होता है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। अब हमें 1 मीटर का तो पता चल गया कि 1 मीटर में इसका इतना डोज रेट है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हवर जो डोज रेट है उतना जो डोज रेट है वो कितने डिस्टेंस तक आएगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि उसका D2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जैसे कि इसके पहले हमने फार्मूला देखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो फार्मूला है D2 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R2। अब हम इसमें ये जो सारी वैल्यू है ये पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें सेफ डिस्टेंस कितना मिलता है। तो ये हो जाएगा D2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हवर डिवाइडेड बाय 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हवर। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा D2 इज इक्वल टू 25.3 अंडर रूट 20। और दोबारा अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 113.14 मीटर।
यानी कि इसका जो सेफ डिस्टेंस है वो हमें मिल जाता है 113.14 मीटर। यानी कि इसमें हमें ये पता चल गया कि अगर हम 113.14 मीटर डिस्टेंस पर अगर बैरिगेशंस करते हैं तो वो सेफ बैरिगेशंस हो जाएगा, और वहाँ पर अगर हम रीडिंग लेंगे तो वहाँ पर डोज रेट आएगा वो रहेगा 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर, जो कि मैक्सिमम अलाउेबल डोज रेट है बैरिगेशन के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है कौन से टेक्निकल क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।